हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इनकम टैक्स टैक्सेशन लॉ असेसमेंट ईयर 2020-21 के का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस पार्ट 1 किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 में कराने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था, श्री अमिताभ बच्चन जी वाला। ये क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को हिंट भी बताया था कि आपको जो उसकी कैलकुलेशन करनी है वो वही डेज की करनी है जिन दिनों वो इंडिया में रहा था। तो अब ये सॉल्यूशन होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस स्लाइड के थ्रू और आगे कुछ कंप्यूटेशन के साथ ये बताऊंगी कि ये अमिताभ बच्चन जी जो हैं हमारे देश के इस साल रेजिडेंट हैं कि नहीं हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चंस और फिर उसके बाद उसे करते हैं सॉल्व। श्री अमिताभ बच्चन एन इंडियन सिटीजन। अमिताभ बच्चन एक इंडिया के सिटीजन हैं, ठीक है। वेंट टू अमेरिका ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को वो अमेरिका चले गए। क्यों गए? फिल्म शूटिंग के लिए गए। अब देखिए, यहाँ तक पढ़ने के बाद मुझे ये पता चल गया कि अमिताभ बच्चन जो है वो फर्स्ट कैटेगरी के इंडिविजुअल हैं। फर्स्ट कैटेगरी के इंडिविजुअल क्यों हैं? फर्स्ट कैटेगरी के इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल था जो कि इंडिया का सिटीजन था और एम्प्लॉयमेंट पर्पस से बाहर जा रहा था। और हम सबको पता है कि अमिताभ बच्चन का एम्प्लॉयमेंट जो है वो फिल्म की शूटिंग ही है। तो अगर वो फर्स्ट कैटेगरी के इंडिविजुअल हैं तो उनके लिए जो बेसिक कंडीशन हो गई वो हो गई आपकी 182 डेज की। बेसिक कंडीशन हो गई 182 डेज की। अब हम देखेंगे कि उन्होंने 182 डेज सेटिस्फाई किए कि नहीं किए। 182 डेज सेटिस्फाई किए या नहीं किए, ये देखने के लिए बेटा आप लोगों को अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 12 महीने आपको ऐसे ही कॉपी में लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि इन हर मंथ में वो इंडिया में कितने दिन थे। तो जल्दी से एक बार काउंटिंग कर लेते हैं। वो इंडिया छोड़ के गए 1 अप्रैल को। इंडिया छोड़ के गए 1 अप्रैल को। इसका मतलब अप्रैल के मंथ में वो एक दिन इंडिया में थे। आने का दिन, जाने का दिन इंडिया में काउंट होता है। तो अप्रैल मंथ में वो 1 डे इंडिया में थे। उसके बाद मई की बात करें तो मई में वो यहाँ थे ही नहीं, 0 डेज। कोई भी डेज यहाँ पर मई में वो नहीं थे, क्योंकि वो उसके बाद हमारे इंडिया में कब आ रहे हैं? 25 सितंबर को वो वापस आए थे, ठीक है। इसका मतलब 25 सितंबर को वापस आए थे। इसका मतलब ये कि मई, जून, जुलाई, अगस्त में वो हमारे इंडिया में एक भी दिन नहीं थे, ठीक है। आप इसको 0 लिख सकते हैं, नील लिख सकते हैं। इसके बाद आप सितंबर में आ जाओ। सितंबर में वो हमारे इंडिया में 25 सितंबर को आए। 25 सितंबर को भी काउंट करना है और 30 सितंबर तक हमारे डेज होते हैं 6 डेज, ठीक है। तो सितंबर में कितने दिन हो गए? 6। इसके बाद फिर दोबारा वो चले गए, और वो कब गए? तो यहाँ पर आपको डेट दिख रही है, वो गए हैं 8 दिसंबर को, ठीक है। 8 दिसंबर को वो चले गए। तो इसका मतलब 8 दिसंबर को चले गए, तो इसका मतलब अक्टूबर में तो यहीं थे पूरे 31 दिन, नवंबर में भी यहीं थे पूरे 30 दिन, और दिसंबर में वो वापस चले गए कब? 8 को। तो 8 को भी काउंट करेंगे तो 8 दिन दिसंबर के, ठीक है। इसके बाद आ गया जनवरी। जनवरी में वो यहाँ नहीं थे तो दिन हुए 0। जनवरी में वो इंडिया में नहीं थे तो डेज हो गए 0। इसके बाद फरवरी आ जाओ। तो फरवरी में वो 15 फरवरी को फिर वापस आए। 15 फरवरी को वो वापस आए। तो इसका मतलब फरवरी में कितने डेज लेंगे? 15 को भी काउंट करेंगे, और क्योंकि आपका लीप ईयर है
तो फरवरी में कितने डेज लेंगे? 16 डेज। फरवरी में डेज लेंगे 16 डेज। इसके बाद मार्च की बात करें तो मार्च में वो यहीं थे, मार्च में वो यहीं थे, तो मार्च के डेज हो गए 31। फिर दोबारा से देख लेते हैं। 1 अप्रैल को वो इंडिया से गए तो अप्रैल यहीं काउंट करेंगे, हमने ले लिया। मई, जून और जुलाई और अगस्त में वो इंडिया में नहीं थे तो हमने 0 काउंट करे। सितंबर में वो वापस आ गए 25 सितंबर को, तो हमने 6 दिन काउंट करे क्योंकि आने का दिन भी इंडिया में काउंट होता है। अक्टूबर में वो यहीं थे 31 दिन, नवंबर में वो यहीं थे 30 दिन, दिसंबर में 8 को चले गए थे तो इसीलिए 8 दिन, जनवरी में वो यहाँ नहीं थे तो 0 डेज। फरवरी में वो 15 को आए तो 15 को भी गिनना है, 15 से लेकर 29 तक। आई थिंक 15 डेज होते हैं, नॉट 16। 15 से 29 लीप ईयर है आपका। 15 से 29 15 डेज आप ये भी काउंट करेंगे। 15 से 29 15 डेज, ठीक है। और मार्च के हो गए 31 डेज। जब आप इन सबका टोटल करेंगे, इन सारे ही डेज का आप टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 122 डेज। 122 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि अमिताभ बच्चन को करने कितने डेज थे सेटिस्फाई? करने कितने थे? 182 डेज। उसके लिए बेसिक थी 182 डेज की, लेकिन उसने किए कितने? ओनली 122। तो उस केस पे वो हमारे देश के बन गए नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट, क्लियर? तो इस एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया कि कैसे आपने जो है न्यूमेरिकल करने हैं। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ अपना आज का नया टॉपिक, जो कि रेजिडेंशियल स्टेटस है HUF का। तो नेक्स्ट स्लाइड जो कि आपको दिख रही है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में आता है। इसमें ये बोला जाता है कि अगर इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ HUF इज सिचुएटेड होली और पार्शली इन इंडिया। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, होली और पार्शली इन इंडिया। अगर HUF का बिजनेस अफेयर्स इंडिया से कंट्रोल हो रहा है पूरा का पूरा या फिर आधा अधूरा, तो रेजिडेंशियल स्टेटस HUF का रेजिडेंट माना जाता है। और अगर इंडिया में से कंट्रोल नहीं हो रहा, पूरा का पूरा बाहर से कंट्रोल हो रहा है, होली आउटसाइड इंडिया है, पूरा का पूरा बाहर से कंट्रोल हो रहा है, तो फिर आपका माना जाता है HUF को नॉन रेजिडेंट। HUF को माना जाता है नॉन रेजिडेंट। इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि अब HUF रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट तो बन गई, अब हमें फर्दर चेक करना है कि HUF ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ये चेक करने के लिए हम एडिशनल कंडीशन को चेक करेंगे। लेकिन किसकी एडिशनल कंडीशन चेक करें? HUF में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो उसके लिए हमें चेक करनी है एडिशनल कंडीशन ओनली कर्ता की। यानी हमें कर्ता पे नजर रखनी है कि कर्ता पिछले 10 सालों में 2 बार इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, कर्ता पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में होना चाहिए। अगर वो ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो HUF हमारे इंडिया की बन जाएगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF जो है वो 2 टाइप्स का होता है, या तो वो रेजिडेंट होती है या फिर वो नॉन रेजिडेंट होती है। ये कैसे पता लगाते हैं कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? ये कैसे पता लगाएंगे? ये हम पता लगाते हैं उसका बिजनेस अफेयर्स देख के। अगर उसका बिजनेस होली और पार्शली इंडिया में है तो रेजिडेंट, अगर बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। अगर बाहर है तो नॉन रेजिडेंट, ठीक है। उसके बाद जैसे ही एक HUF रेजिडेंट बन जाएगी, फिर हमें पता लगाना है कि वो ऑर्डिनरी है या फिर नॉन ऑर्डिनरी है। ये कैसे पता लगाएंगे कि वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी? इसके लिए हम चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन कहती है कि कर्ता को सेटिस्फाई करना है 10 साल में 2 बार रेजिडेंट, और कर्ता को ही सेटिस्फाई करना है 7 सालों में 730 दिन इंडिया में।
अगर कर्ता ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर? तो ये हमने टॉपिक किया रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके बाद अब नेक्स्ट आता है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट स्लाइड आती है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ firm AOP and BOI under section 6(2) and artificial judicial person under section 6(4). 6(2) और 6(4) में ये बात कही गई है कि अगर बिजनेस अफेयर्स किसी का भी जो है वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर उसका होली और पार्शली इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट है। यानी आपको एक ही चीज याद रखनी है कि अगर एओपी का, बीओआई का, फर्म का, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का, किसी का भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्शली इन इंडिया, अगर इंडिया से में सिचुएटेड है तो वो रेजिडेंट, अगर इंडिया में सिचुएटेड नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट। बस ये दो ही चीजें आपको याद रखनी है। इसके साथ आपको एक और चीज याद रखनी है बेटा कि जो भी पर्सन्स हैं उनमें सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ये दो ही लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी हो सकते हैं, जो ऑर्डिनरी या फिर नॉन ऑर्डिनरी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने पर्सन हैं, चाहे वो फर्म है, चाहे वो एओपी है, चाहे वो बीआई है, चाहे वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, चाहे वो कंपनी है, ये लोग सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो ये रेजिडेंट होते हैं या फिर ये नॉन रेजिडेंट होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस इनका भी कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। नेक्स्ट स्लाइड आ रही है आपके सामने, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी में आपके पास कंपनी टू टाइप्स की होती है, एक इंडियन कंपनी होती है, एक फॉरेन कंपनी होती है। इंडियन कंपनी क्योंकि इंडिया में रजिस्टर्ड होती है तो वो ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया होती है। ठीक है, इंडियन कंपनी क्योंकि इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, उसका बिजनेस जहां मर्जी से कंट्रोल हो, लेकिन क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन इंडिया में है इसीलिए वो हमेशा इंडिया की रेजिडेंट रहती है। फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट तब होती है जब उसका बिजनेस होली, यहाँ पर पार्शली वर्ड नहीं है, इस बात का ध्यान देना है आपने, होली इन इंडिया, जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसके बिजनेस का पूरा इंडिया में सिचुएटेड होता है, तभी हम उसे रेजिडेंट मानते हैं, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट होती है। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, चाहे पेपर आपका एमसीक्यू हो, चाहे पेपर आपका सब्जेक्टिव हो, ये चीज़ अक्सर आ जाती है कि इंडियन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, तो आपने ये बताना है कि इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट होती है, और फॉरेन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस वो तभी रेजिडेंट होती है जब उसका बिजनेस होली पूरा का पूरा इंडिया से कंट्रोल हो, तो ही वो इंडिया की रेजिडेंट कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट अब हमने करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजिडेंशियल स्टेटस का, जो कि है आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब बेटा हम लोगों ने अब तक पर्सन्स को कभी रेजिडेंट बनाया बेसिक कंडीशन देख के, कभी ओआर बनाया ऑर्डिनरी रेजिडेंट एडिशनल कंडीशन देख के, कभी एनओआर बनाया नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या देख के बनाया, एडिशनल कंडीशन देख के, कभी उसे एनआर बनाया नॉन रेजिडेंट बनाया एडिशन बेसिक कंडीशन देख के। तो हम किसी को ओआर बना रहे हैं, किसी को एनओआर बना रहे हैं, किसी को एनआर बना रहे हैं, ये सब काम हमने उसके डेज वेज देख के सारी चीजें बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन चेक करके, ये सब करने का पर्पस क्या था हमारा, ये सब करने का पर्पस ये था कि हमें इनसे क्या लेना था, हमें इनसे टैक्स लेना था, हमें इनसे क्या लेना था, टैक्स लेना था। अब अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो फिर इन सब में से जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करेगा, इन सब में से जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करेगा वो है ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है हमारे देश का साधारण निवासी होता है, तो वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा रहता है, हमारे देश की सारी चीज़ों को यूज़ करता है, तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो पे करेगा। अब इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है हु बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स,
कि अब बर्डन ऑफ टैक्स किस पे कितना आएगा, ये पता लगाता है हमारा इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो इसके प्रोविजंस कुछ इस तरीके से हैं, ये टेबल आपके सामने है, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से देखनी है, लर्न करनी है, समझनी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इतने अच्छे से बता दूं कि आपको ये टिप्स पे जो है लर्न हो जाए। 5 पॉइंट्स हैं ये, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न हो जाए, ये मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसको बहुत ध्यान से अब आप सुनेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ओआर होता है एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ये 3 तरह के पर्सन आपने बनाए। किसी को आपने ओआर बनाया, किसी को आपने एनओआर बनाया, किसी को आपने नॉन रेजिडेंट बनाया। ठीक है, अब इन लोगों से हमें क्या लेना है, टैक्स लेना है। तो अब देखते हैं कि ये लोग किन किन सिचुएशन में टैक्स जो है इंडिया में देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। वर्ड मैंने बोल्ड कर रखा है, रिसीव्ड इन इंडिया, यानी इनकम इंडिया में रिसीव हुई, यानी जिस टाइम इनकम उनके हाथ में आई या उनके बैंक में आई उस टाइम वो लोग इंडिया में प्रेजेंट थे। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो हर आदमी, चाहे वो ओआर हो, चाहे वो एनओआर हो, चाहे वो एनआर हो, हर पर्सन जो है वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, अब एनआर है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी एक दिन के लिए इंडिया आया, 1 डे के लिए उसने इंडिया में एंटर किया, अपनी कोई पेमेंट उठानी थी या किसी से मिलना था मान लीजिए, और जिस दिन उसने इंडिया में एंटर किया उसी दिन उसके अकाउंट में सैलरी आ गई मान लीजिए, और उसका अकाउंट मान लो लंदन में था, अकाउंट में उसकी सैलरी आ गई, तो अब उस सैलरी पे वो टैक्स इंडिया में देगा, क्योंकि उसको इनकम रिसीव हुई है इंडिया में। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मान ली गई कि इंडिया में रिसीव हुई, तो उसको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है, इनकम विच एक्रूज और अराइज और इज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, अराइज इन इंडिया का मतलब होता है अर्न इन इंडिया, अराइज का मतलब होता है अर्न करना, ड्यू का मतलब होता है अर्न करना, मतलब आपने इनकम अर्न करी, आपने इनकम कमा ली। जैसे सैलरी जो है वो ड्यू होती है 1 तारीख को या 30 तारीख को, और हमें मिलती कब है, 7 तारीख को या 12 तारीख को या 15 तारीख को। तो अगर जिस दिन हमने सैलरी अर्न कर ली और उस दिन वो इंडिया में था, अभी उसके बैंक में नहीं आई है, अभी उसके हाथ में नहीं आई है, लेकिन इंडिया में था, इंडिया से सैलरी उसे हो रही है, इंडिया में अर्न हुई है उसको सैलरी, तो उस केस में भी वो क्या माना जाएगा, तीनों ही उस पर टैक्स जो है वो देंगे। तीसरा केस कहता है, इनकम विच एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम ड्यू भी बाहर हुई, अराइज भी बाहर हुई, रिसीव भी बाहर हुई। इनकम ड्यू भी बाहर हुई, इनकम रिसीव भी बाहर हुई, लेकिन बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा था, इंडिया से कंट्रोल हो रहा था। इसका मतलब ये है कि जो उसका बिजनेस का हेड ऑफिस होगा वो इंडिया में होगा। अगर ऐसा केस होता है तो सिर्फ 2 ही लोग टैक्स देते हैं, एक ओआर एक एनओआर, एनआर उस पर टैक्स नहीं देता। ठीक है, यानी आपको कीवर्ड्स, ये जो मैंने हाइलाइट्स कर रखे हैं ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। जब भी बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा तो सिर्फ 2 ही लोग टैक्स देंगे, एक जो ओआर होता है, एक जो एनओआर होता है। इसके बाद नेक्स्ट कहता है, इनकम विच अक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। आपके प्रीवियस ईयर की कोई भी इनकम हो, चाहे इंडिया में अराइज हुई हो चाहे बाहर अराइज हुई हो, प्रीवियस ईयर 2019-20 आपका प्रीवियस ईयर है, 1920 की प्रीवियस ईयर की इनकम, हर इनकम पे सिर्फ ओआर ही टैक्स देगा, ये दोनों टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन में लिखा होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम लंदन, लंदन में उसके पास एक घर है, लंदन में उसके पास एक घर है और उस घर से उसे जो है वो इनकम हुई। ठीक है, अब उस इनकम पे, वो इनकम उसने रिसीव भी उसको वहीं हुई, बाहर ही हुई, लंदन में ही हुई, इनकम ड्यू भी उसे लंदन में ही हुई, लेकिन क्योंकि वो हमारे देश का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इसीलिए वो टैक्स जो है वो इंडिया में ही देगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया में ही टैक्स देगा। सॉरी, याद करिए अभी हमने पिछले वाली वीडियो में क्वेश्चन किया था इमरान खान वाला,
ठीक है। इमरान खान वाले क्वेश्चन में हमने इमरान खान को बनाया था ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इमरान खान को हमने बनाया था ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हमने उसे बना दिया, हमने 7 साल देखे, उसके 10 साल देखे, वो इंडिया में ही आ रहा था बार बार। अब इमरान खान के नाम मान लो कोई घर है पाकिस्तान में और वहां से उसे रेंट मिलता है, तो उस रेंट पे भी वो टैक्स जो है वो इंडिया में ही देगा, क्योंकि वो हमारे देश का साधारण निवासी है। इस बात का ध्यान आपने रखना है। इसके बाद लास्ट केस, केस नंबर 5 कहता है इनकम ऑफ प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब ऐसी इनकम जो प्रीवियस ईयर की नहीं है, उससे पहले ईयर की है, जिसको हम पास्ट ईयर भी कहते हैं। पास्ट ईयर, पास्ट ईयर की इनकम, या फिर जिसे हम अर्लियर ईयर भी कहते हैं, अर्लियर ईयर की इनकम। ठीक है, अर्लियर ईयर की इनकम। अगर इनकम पास्ट ईयर की है, अर्लियर ईयर की है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देगा। ठीक है, तो 5 थिंग्स आपको याद रखनी है। नंबर 1, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल फॉर ऑल। नंबर 2, इनकम अराइज और अर्न इन इंडिया, टैक्सेबल फॉर ऑल। नंबर 3, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, टैक्सेबल फॉर 2, OR एंड NOR। एंड नंबर 4, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर OR जो है वो तो अपनी कमाई हुई हर इनकम पे टैक्स इंडिया में देगा, सिवाय एक इनकम के, और वो इनकम है पास्ट ईयर की इनकम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये 5 चीजें लर्न करना, क्योंकि इनके बेस पे ही जो है वो आप क्वेश्चंस जो है वो कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से यही रेजिडेंशियल स्टेटस का आपका चैप्टर था। अगर आपके न्यूमेरिकल्स में या न्यूमेरिकल्स करो या और भी कोई अगर डाउट्स हों, तो आप मुझे पर्सनली पिन कर सकते हैं। मेरे ही स्टूडेंट्स हो आपके पास, सबके पास मेरा नंबर है। अगर कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को हो, तो वो मुझे पर्सनली पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने इसको बिल्कुल भी मिस जो है वो नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम इसी के साथ अपनी ये वीडियो को एंड करते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।